हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 पढ़ेंगे और जानेंगे कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो कि 1946 है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या किस किस इंडस्ट्री में ये अप्लीकेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। हम अगर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे मन में सबसे पहले ये वर्ड याद आता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी कोई भी इंडस्ट्री है उसमें जो कंपल्सरी रूल्स होते हैं, कंपल्सरी रूल्स और रेगुलेशंस है, वो लगना ही लगना है उसको स्टैंडिंग, माने स्ट्रिक्टली रूल्स और रेगुलेशन जो भी होंगे वो एक इंडस्ट्री के अंदर लगना ही लगना है उसको स्टैंडिंग ऑर्डर। ये अगर कहा जाए तो मैं इसको बोलूंगा कि गवर्नमेंट एक रूल बनाती है। गवर्नमेंट रूल बनाती है। गवर्नमेंट किसको लेके रूल बनाती है? वो लेके बनाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लेकर के। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन से होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडिंग ऑर्डर में यही है कि कंपल्सरी रूल्स और रेगुलेशंस बनाई जाती है कि जो कि हर एक इंडस्ट्री को फॉलो अप करना चाहिए, हर एक इंडस्ट्री को उसको लागू करना चाहिए। वो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 क्या है? ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ये है कि ये जो भी इंडस्ट्री है हमारे उसके लिए गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्टली रूल्स और रेगुलेशन बनाती है जो कि हर एक इंस्टीट्यूशन उसको फॉलो अप करे और उस पे काम करे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में क्या है? टू बिंग यूनिफॉर्मिटी इन टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहता है कि आप लोगों को सबको पता होता है कि हर जगह यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंपलसरी है। यूनिफॉर्मिटी इसलिए कंपलसरी है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं है कि हम किसी को रिवार्ड्स ज्यादा दे रही है, किसी को कंपनसेशन ज्यादा दे रही है, किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करें। ठीक है, कोई 10 घंटे काम कर रहा है, कोई 8 घंटे काम कर रहा है, कोई 6 घंटे काम, तो हम ये एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएशंस नहीं करके हम एम्प्लॉयमेंट के जो भी एम्प्लॉय है हमारे बीच में या एम्प्लॉयर क्या करता है, जो भी एम्प्लॉय है हमारे बीच में जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके बीचों में एक तरह का यूनिफॉर्म बना के रखे कि अगर एक पर्सन 9 घंटे काम कर रहा है तो दूसरा पर्सन भी 9 घंटे काम करेगा। लेवल जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में, कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा भी कि कहते जो हमारे ब्लू कॉलर एम्प्लॉय होते हैं या व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय होते हैं या ग्रे कॉलर एम्प्लॉय होते हैं, तो उस कॉलर के एम्प्लॉय के हिसाब से करते वो टाइम पीरियड्स डिसाइड किया जाता है, वर्किंग आवर डिसाइड किया जाता है, उनके कंपनसेशन डिसाइड किया, उनकी सैलरी डिसाइड की जाती है, उनके वेजेस डिसाइड किए जाते हैं। तो ये सिंपल कहता है कि आपने कोई भी कुछ भी आप डाल रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और यूनिफॉर्म होना चाहिए और प्रॉपर टर्म एंड कंडीशंस के साथ। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? एक तो आपका सबसे बड़ा है गुड रिलेशन क्रिएट होगा। एक आपका क्या, जब यूनिफॉर्मिटी होगा तो गुड रिलेशन किसके किसके बीच में? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, करते दोनों के बीच में गुड रिलेशन होगा। और गुड रिलेशन होगा ऑटोमेटिक सी बात है, गुड रिलेशंस होगा तो क्या होगा कि आपका जो कंपनी है वो ग्रो ज्यादा करेगी। ठीक है, जो टारगेट आपने अचीव करने के लिए रखा है वो अचीव होगा। तो इसलिए मेंटेन गुड रिलेशंस होना चाहिए। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स में टू गिव द गुड कंडीशन टू ऑल द सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि कहते मैं मेरे सारी चीजें मेरे इंस्टीट्यूशंस में या मेरे जो भी इंडस्ट्रीज में हर चीज करते मतलब उसको रिलेशन हमारे अच्छे हैं, हमारे यूनिफॉर्मिटी है, बट क्या है कि जो वेलफेयर मिलना चाहिए या कुछ कंडीशंस होनी चाहिए वो प्रॉपरली फॉलो अप नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए कि मैं सैलरी दे रहा हूँ, अगर सबको मैं सैलरी दे रहा हूँ, अगर 7 तारीख को सैलरी देते तो 7 तारीख को ही मिलना चाहिए सबको सैलरी। ठीक है, फिर साथ ही साथ अगर मैं किसी को मतलब जो वॉशरूम की फैसिलिटीज होती हैं या करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि करते वो उनमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें ये कंपलसरी है। जैसे कि हम लोगों ने फैक्ट्री एक्ट के अंदर पढ़ा है कि आपके वॉशरूम इतने अगर 100 से ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं तो उनके लिए कैंटीन होना चाहिए। कैंटीन, 2 कैंटीन होनी चाहिए जिसमें करते एक में करते स्नैक्स होना चाहिए और एक में हमारा मतलब जितने भी खाने पीने के सामान होने चाहिए ताकि वो 100 आदमी तक को फुलफिल कर सके उनके जो कि फूडिंग सिस्टम को
कंप्लीट कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, अगर मेडिकल 100 से कम ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स हैं तो उसमें सिंपल एक मेडिकल किट होना चाहिए। मेडिकल किट समय के अनुसार काम यूज होता है। मगर अगर 100 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो एक जो कि एमबीबीएस एक डॉक्टर होना चाहिए, ताकि कोई भी पर्सन अगर है तो उसको कहते वो ट्रीटमेंट कर सके। तो ये इसमें इससे क्या होगा, एक सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। किसको प्रोवाइड किया जाएगा? उसको प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉय, ताकि एम्प्लॉय आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, खुशी से काम करे, और एक तरह से गुड रिलेशन क्रिएट हो। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर का है कि एक तो जो भी टर्म एंड कंडीशंस का है यूनिफॉर्मिटी बना के रखनी चाहिए, हर के साथ इक्वल व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, हर के साथ इक्वली रहना चाहिए। दूसरा है हमारा गुड रिलेशंस क्रिएशंस है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होना चाहिए। सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में नहीं, ट्रेड यूनियन जितने हैं उनके साथ, जो कि उस इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उस इंडस्ट्री के ट्रेड यूनियन को भी करते, उनके साथ भी गुड रिलेशन होनी चाहिए। और जो सर्विस देनी है, अगर किसी एम्प्लॉय को देनी है सर्विस, वो भी करते गुड कंडीशंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि होटल का टोटल वाला काम। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। एंड फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जब ये एक्ट बनाया गया तो ये सिर्फ उस चीजों पे लागू किया गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। बट आज के समय में आप देखेंगे कि हर एक इंडस्ट्री के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर क्रिएट किया गया है। ठीक है, चाहे मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूं या फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करूं या कोई भी इंडस्ट्री की बात करूं, सबका एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया गया है, जो कि उस इंडस्ट्री का उस इंडस्ट्री को वो फॉलो अप करेंगे। चाहे मैं कोई भी कहीं भी काम कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ ले लेता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, मैं एक बैंक का ले लेता हूँ। बैंक का फाइनेंस इंडस्ट्री, आरबीआई ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर बना दिया कि आपको सीआरआर, हर एक बैंक को सीआरआर 4% रखना ही रखना है। तो ये क्या है, एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। ये किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए, कि हाँ आप ये 4% आपको सीआरआर मेंटेन करके रखना है। ठीक है, 18.75% कितना एसएलआर आपको मेंटेन करके रखना है। तो ये क्या है, एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो ये ये प्रोस्पेक्टिव हो गया एम्प्लॉयर के, मतलब एक कंपनी के उस पे। मगर इसमें ये भी बताया गया, अगर एम्प्लॉय की कंडीशन से बात करो तो एम्प्लॉय को बोला जाता है कि आपको जो प्रिविलेज लीव है, प्रिविलेज लीव आपको 38 देनी है। 30 मिनिमम 30 होती है, और उसके ऊपर 38 हो सकता है मैक्सिमम। और अगर आपको कैजुअल लीव देना ही देना है, फिर आपके साथ मैंने बहुत सारे कंडीशंस अगर बोला जाए तो वो सारी चीजों को सर्विस देनी देनी है। मेडिकल फैसिलिटीज देनी है, फिर आपको गलते जो कि वॉशरूम की फैसिलिटीज होती है, या कहते कैंटीन फैसिलिटीज होती है, या लाइटिंग फैसिलिटी होती है। अगर कोई एम्प्लॉय बाहर से आया हुआ, इंडिया से बाहर से आया हुआ है, इंडिया का पर्सन है कि मूवमेंट, तो उसको कुछ देने का कंपनसेशन देना पड़ेगा, या उसके रिवार्ड्स को। तो सारी की सारी चीजों को उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बना दिया गया है। उसी को हम लोग इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी अप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ का अप्लीकेबल है। तो अप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो जब ये एक्ट बनाया गया तो उस समय में क्या था, सिर्फ 100 से, जहां पे 100 और मोर वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कमैन काम कर रहे हैं, वहां पे अप्लीकेबल होगा। अब ये इन 12 मंथ का मतलब क्या है कि पूरे साल में, मैंने 365 डेज में एक भी दिन अगर 100 या 100 से अधिक एम्प्लॉय अगर काम कर लेते हैं, तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर के कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब उस पे वो एक्ट लागू हो जाएगा। तो ये उस समय पे 1946 के समय की बात है, 1946 के समय की बात है कि उस समय में जब लाया गया ये अप्लीकेबिलिटी लाया गया, तो उस समय में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए लाया गया। बट रेदर देन, मैंने आफ्टर कहते कुछ कुछ समय बाद होते 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 वो क्या किया गया, हर एक इंडस्ट्री के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर क्रिएट किया गया। ठीक है, अब ये अप्लीकेबल कहाँ नहीं होता, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर ईपीएफओ का एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, जो कि आपके लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके सिविल सर्वेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एप्लीकेबल कहाँ है, ये सिविल सर्विस सर्विस में अवेलेबल है, क्योंकि इस पे क्या एडमिनिस्ट्रेटर इनके जो करते होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रोल, एडमिनिस्ट्रेटर रोल के पास जो, क्योंकि यही लॉ बनाती है। अगर मैं इसी में क्रिएशंस कर दूं, मान लीजिए कि मैं इन्हीं के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर बना दूं, तो क्या होगा, इसमें क्या है कि कन्फ्लिक्शन ज्यादा हो जाएगी। और यही लॉ, जो अभी स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने वाला पर्सन कौन है, यही एडमिनिस्ट्रेटर ही है, सिविल सर्विस सर्वेंट ही है।
ठीक है। तो इनके लिए लागू नहीं होता है, इनके लिए इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ ये है कि अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो ये सिविल सर्वेंट ही करते हैं उसमें अमेंडेड, ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स। देन इंडियन रेलवे में ये लागू नहीं है। इंडियन रेलवे में लागू इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है हर रीजन का हर रीजन का हर रीजन का क्या होता है, हर रीजन का जो भी हर रीजन्स जो होते हैं, जितने भी रीजन्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इंडियन रेलवे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है, इसीलिए कहते हैं हर रीजन्स का अलग अलग चीज चलता है। ठीक है। देन ये रूलर्स जैसे माइंस में हो गए, कहीं कहीं माइंस में क्या है कि आउटसाइड काम होता है, मतलब समझिए कि ऊपरी तराओं पे काम होता है, ऊपरी लैंड पे काम होता है, इंटरनली नहीं होता है, तो उसमें भी लागू नहीं होता है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में होता है। ठीक है। और साथ में डिफेंस डिफेंस में आप लोगों को पता है कि इसमें अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें आपका करते हैं, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं राइट टू स्पीच। बट डिफेंस में क्या है कि राइट टू स्पीच नहीं होता है, कोई भी पर्सन कुछ भी नहीं बोल सकता, अपने सीनियर्स को नहीं बोल सकता, तो कुछ कुछ कंडीशंस में अप्लीकेबल नहीं है। तो और अप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पहले था अप्लीकेबल, बट अब हर एक सेक्टर्स में है, बट कुछ सेक्टर्स में अवेलेबल नहीं है, टिल अवेलेबल नहीं है, जैसे सिविल सर्विस हो गया या इंडियन रेलवे हो गया या डिफेंस एरिया हो गया, वहां पे ये चीज अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। नाउ नाउ वी डिस्कस अबाउट कि हमारे सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 में आप लोगों ने हर एक एक्ट में पढ़ लिया कि फैक्ट्री एक्ट क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, ये आप लोगों को पता है। इसमें मेरे को आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है। अब हम डेफिनेशन 2, इसमें 2B का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो तरह की होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया गया है। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री या जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है, तो वो उसका अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो सेंटर उसको करते कंट्रोल करके रखती है या ऑर्गेनाइज करती है या उसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम करती है, तो सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी गवर्नमेंट होगी। ठीक है। अब स्टेट वाले में क्या होगा, स्टेट वाले में कोई भी फैक्ट्रीज आप मान लीजिए, कोई भी चीज होगी वो उसको आप मान लीजिए। सेंट्रल में क्या होता है, बेसिकली आईओसीएल ले लीजिए, इंडियन ऑयल, ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर आता है। ठीक है। अब जैसे आरबीआई के कहते हैं, जितने बैंक्स हैं, जितने बैंक आरबीआई के अंदर जितने बैंक्स हैं, वो किसके अंदर, वो सेंट्रल लेवल पे आता है। स्टेट लेवल में अगर मैं वही बात करूं, तो स्टेट लेवल में आपका कोऑपरेटिव बैंक हो गया। कोऑपरेटिव बैंक में कुछ और रूल और रेगुलेशंस जो हैं वो अब फॉलो किए जा रहे हैं, बट पहले क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता था कि सिंपल ऑनरशिप, जो ऑनर रहता था वही कंट्रोलर होता था, और वो स्टेट के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होता है। तो इसमें सिंपल से होता है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होगा, जो अगर स्टेट लेवल का स्टेट के अंदर है, वो तो पता ही है कि हर एक इंडस्ट्री या हर एक फैक्ट्री या हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के अंदर ही होगी, मगर स्टेट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को काम करती है, उनके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करती है, तो स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी। और सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वो होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन आता है, वो सेंट्रल अप्रोप्रिएट। ठीक है। अब आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है सर्टिफाइंग ऑफिसर। सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होता है, आप लोगों को पता होता है। अब देखो, सिर्फ गवर्नमेंट ही तो काम नहीं करेगी, आप लोगों को पता है गवर्नमेंट तो काम नहीं करेगी। हमारे पास कौन कौन से पर्सन होते हैं, अगर मैं बात करूं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एम्प्लॉयर हो जाता है, एक एम्प्लॉय हो जाता है, ठीक है, एक ट्रेड यूनियन हो जाता है, ट्रेड यूनियन हो जाता है, और एक होता है गवर्नमेंट। ठीक है, ये चार पार्टी होती है ना, ये चार पार्टी का ही खेल होता है असली। ठीक है। ये चार पार्टी साथ में गठबंधन गठबंधन तरीके से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। ठीक है। अगर एम्प्लॉयर्स, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय के, अगर एम्प्लॉय ने अगर कोई भी चीज उसको मतलब कोई भी कन्फ्लिक्शन है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के पास बोलेगा, एम्प्लॉय नहीं सुनेगा फिर ट्रेड यूनियन पर, तो फिर इसके बाद गवर्नमेंट। ठीक है। तो एक प्रोसीजर से, और यही चारों का ही कहते कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है। तो सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या होता है
कि ये एक तरह का लेबर कमिश्नर होता है। लेबर कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। कौन? अप्रोप्रिएट। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? अप्रोप्रिएट अगर सेंट्रल है तो सेंट्रल वाला कंट्रोल करेगा, और स्टेट वाला है तो स्टेट वाला कंट्रोल करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। सर्टिफाइंग ऑफिसर कहते हैं लेबर कमिश्नर होता है। लेबर कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है। कोई भी इम्प्लॉय, कोई भी इम्प्लॉय होगा, मान लीजिए कोई भी इम्प्लॉय होगा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो या तो डायरेक्ट ट्रेड यूनियन को बोलेगा, तो ट्रेड यूनियन भी उसको उसके रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। और ट्रेड यूनियन ऐसा नहीं होता, एम्प्लॉय ने ट्रेड यूनियन को बोला और ट्रेड यूनियन ने क्या किया, डायरेक्टली सर्टिफाइंग ऑफिसर को एक लेटर लिख करके एक रिटर्न फॉर्म्स में सारी चीजें अपनी रिटर्न फॉर्म्स में रखी। तब अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या होता है? मेन होल्डर होता है इसमें, कोई भी डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि सर्टिफाइंग ऑफिसर ही डिसाइड करता है कि एक्चुअल में है क्या चीज। ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रूल्स और रेगुलेशंस बना दिया। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रूल्स और रेगुलेशन बना दिया। बट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या है, उसी रूल्स और रेगुलेशंस को करते फॉलो करवाती है ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई इसको ब्रीच करता है, कोई इसको करते अम, अ, उसको नहीं मानता है, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर ही उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो ये एक तरह से ये बोलेंगे ना अथॉरिटी होता है। ठीक है, लेबर इन्फोर्समेंट का। और लेबर मतलब अब नाम ही से पता चलेगा कि लेबर कमिश्नर। तो लेबर कमिश्नर का मतलब आप समझ गए, कमिश्नर कौन होता है? जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है उस पर्टिकुलर फील्ड्स का। ठीक है। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या होता है। तो इसको अप्रोप्रिएट अपॉइंटेड कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या है, अगर वो सेंट्रल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एम्प्लॉयर पे। एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर कौन होता है? बेसिकली एम्प्लॉयर को आप लोगों को पता है, जो सर्विस देता है, जो जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हो वो एम्प्लॉयर होता है एक तरह से। ठीक है। वो या मैनेजर बोल सकते हैं, या डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, या ऑनर बोल सकते हैं, या जो भी बोल सकते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयर कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आईसीआईसी बैंक में काम करता था, तो मैं आईसीआईसी बैंक मेरा क्या है, वो एम्प्लॉयर है मेरा। ठीक है। मैं उनका एम्प्लॉय हूँ। ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सिर्फ बॉस को छोड़ करके सारे लोग क्या होते हैं? लेबर हो। ठीक है। इन द कंसेप्ट ऑफ लेबर इन्फोर्समेंट के अंदर। ठीक है। जितने भी एम्प्लॉयमेंट जिनको सैलरी और या सैलरी मिलती है, वो क्या होते हैं, एक तरह का क्या, वो पर्सन लेबर होते हैं। ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर कौन होता है? वो एम्प्लॉयर वो होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाता है, ऑर्गेनाइजेशन को या करते हैं इंडस्ट्री को रन करता है। उसको हम लोग एम्प्लॉयर कहते हैं, चाहे वो ऑनर भी हो सकता है, या कोई मैनेजर भी हो सकता है, या कोई किसी डिपार्टमेंट का हेड भी हो सकता है। ठीक है। वो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं। ठीक। अब आते हैं हम मेन सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट 3। क्षमा, ये सेक्शन 3 में सबमिशन लिखा है। मान लीजिए अब यहाँ पे, यहाँ से एक्चुअल में ये यहाँ से स्टार्ट होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। अब ये क्या कहते हैं कि विद इन 6 मंथ, 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द एक्ट इन फोर्स, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर फाइल 5 कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट रूल ऑफ द ट्रेड यूनियन नेम इफ एनी फॉर्म 1। ठीक है। कहता है कि जब आप कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे, तो मान लीजिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया, फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग ऑर्डर बना दिया कि भैया ये रूल फॉलो करना है। ये एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्टिव से भी होगा और एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से भी होगा, दोनों के, और ट्रेड यूनियन के प्रोस्पेक्टिव से भी होगा। इन केस अगर मुझे कर दे, मैंने इस स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर लिया, ठीक है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ने इस स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर लिया, बट वो कुछ और रूल और रेगुलेशन बनाना चाहती है, कुछ और रूल और रेगुलेशन बनाना चाहते हैं, तो वो 6 महीने के अंदर, 6 महीने वो एक ड्राफ्ट कमिटी बनाएगी, और 6 महीने के अंदर उस डाटा को किसके पास भेजेगी? किसके पास भेजेगी? सेटिंग ऑफिसर के पास। सेटिंग ऑफिसर फिर देखेगा कि ये जो रूल्स बना रहे हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड है तो उसको क्या है कि अप्रूव कर देगी, बट इनवैलिड है तो उसको रिव्यू करने के लिए दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो वो इस 6 महीने का डेट लिया था, और आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज 6 महीना इसलिए लिया जाता है ताकि कोई रिव्यू, एक बारी में पास हो जाता है तब तो ओके हो जाता है, बट रिव्यू उस पर क्या इम्पेक्शन पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयर पे या एम्प्लॉय पे, वो 6 महीने के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ी है, तो एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है? डब्ल्यू टेलर ने यही कहा है ना कि आप कोई भी चीज है, कोई भी चीज आपको साथ साथ करना है, सेम मेथड ही यूज करना है, सेम मेथड ही यूज करना है, बट अगर अगर कोई मेथड है
तो उसको 6 महीने तक इम्प्लीमेंट करना है, 6 महीने तक चेक करना है कि हाँ ठीक है। अगर वो प्रोसेस में आ जाता है, उसका फीडबैक लेकर के देखना है कि ठीक है, वो अगर ओके हो जाएगा देन उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो वही चीजें इसमें भी यही कहता है कि विद इन 6 मंथ अगर आपने कोई भी ड्राफ्ट, माने कोई भी आपने कुछ बनाया है या कुछ भी है, वो आप 6 महीने के अंदर अपने ड्राफ्ट कमिटी को, सर्टिफाइंग ऑफिसर को आप जमा करेंगे। वो 6 महीने का टाइम लेगा उसको पूरा प्रोसेस करने के लिए, रिव्यू करेगा, अगर कोई इसमें गड़बड़ी पाई गई तो रिव्यू करेगा एंड देन आपके पास वो डिलीवर करेगा, ठीक है। इसके 5 कॉपी, इस 5 कॉपीज कौन ड्राफ्ट किए जाते हैं, इसमें क्या है कि 5 कॉपीज किस किस के पास जाएंगी। 5 कॉपीज की अगर मैं बात करूं तो एक तो जाएगा आपका ट्रेड यूनियन के पास जाएगा, एक आपका जाएगा ट्रेड यूनियन के पास जाएगा, दूसरा आपके पास किसका है, एम्प्लॉय का जो कहते मेन हेड होगा उसके पास जाएगा, ठीक है। एक एक जाएगा, एक एम्प्लॉयर के पास रहेगा, ठीक है, एक गवर्नमेंट के पास जाएगा और एक सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास रहेगा। तो ये 5 जो पर्सन है इनके पास ये ड्राफ्ट कॉपी जाती है, ठीक है। तो ये सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट है। अब सेक्शन 4 में अगर हम बात करें, सेक्शन 4 एंड 5 ये क्या कहते हैं कि कंडीशन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग। जब जब क्या है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर ने क्या किया, ओके कर दिया, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक्ट, वो ऑटोमेटिक क्या है कि मतलब ओके हो जाएगा। तब क्या करेगी ये, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो ट्रेड यूनियन वर्कमैन वर्क ट्रेड यूनियन मतलब जैसे कि कोई भी रूल्स है, कोई भी रूल्स बनाया, कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर क्रिएट किया गया, वो क्या है कि सेटिंग फाइंग ऑफिसर क्या करके जब ओके कर देता है तो सबसे पहले कॉपी ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के पास भेजता है, ठीक है। विद इन 15 डेज के अंदर, 15 डेज के पास अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और करना है या कुछ नीडेड है तो वो विद इन 7 डेज के अंदर उसको दे दिया जाएगा कि कहते हैं इसमें एक चीज, एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए या एक पॉइंट रिड्यूस कर दीजिए। तो उसके फॉर्म्स, इसके फॉर्म 2 और फॉर्म 3 आता है मंडे वो करने के लिए, ठीक है। फॉर्म 2 क्या होता है कि जितने भी करते, अगर कुछ नीड है, कुछ भी करते अगर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है तो फॉर्म 2 का जमा करना होगा, जिसमें आपने बोला कि ये भी पॉइंट आप ऐड कर लीजिए या कोई पॉइंट हटाना है तो वो भी फॉर्म 2 के अंदर आएगा, ठीक है। और फॉर्म 3 के अंदर क्या होगा कि एक प्रॉपर मेंटेन किया जाएगा रजिस्टर, एक प्रॉपर मेंटेन किया जाएगा रजिस्टर कि जो रूल्स और रेगुलेशन है वो फॉलो अप हो चुका है, इतने दिन का हो गया, और हर एक एम्प्लॉय का हर एक एम्प्लॉयर का और हर एक ट्रेड यूनियन के, जो ट्रेड यूनियन का जो मेन हेड होगा उसका कहते हैं उसमें सिग्नेचर होगा, ताकि जो उससे ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सर्कुलेट हो गया है, ठीक है। तो ये चीज रहती है। अब आते हैं हमारे अपील, 6 महीने सेक्शन 6 है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने देखा है यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, कंडीशन यही देखा है कि कंडीशन में हमने देखा कि ट्रेड यूनियन मैंने जब ड्राफ्ट बन जाएगा तो उसके बाद वो ट्रेड यूनियन के पास भेज जाएगा 15 डेज के अंदर। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है तो विद इन 7 डेज के अंदर आपको कल मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 7 डेज ओके हो जाता है, मतलब वो रिव्यू ओके है, सब कुछ ओके है, तो वो लागू कर दिया जाएगा और फिर मेंटेन किया जाएगा। मेंटेन तो किया जाएगा, साथ ही साथ एक प्रॉपरली रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें सारे के सारे डाटा को कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपील की ओर। अपील सेक्शन 6 कि अगर मान लीजिए जो हमने स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया, मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया, मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या है, ये कंपल्सरी वाली चीज है, तो ये तो रहेगा ही। रदर देन अगर कुछ कोई अदर से कुछ रूल्स बना दिए गए या कुछ रेगुलेशंस बना दिए गए जो कि करते एम्प्लॉय को बोला जाएगा कि फॉलो करना ही करना है, तब क्या होगा उस केस में, अगर वो अनसेटिस्फाइड होगा तो वो 30 डेज के अंदर कॉपी वो दोबारा से सेंड कर दे, ठीक है, कि मैं अनसेटिस्फाइड हूँ। और 30 डेज के अंदर वो जो अपील है वो किसके पास भेजा जाएगा, एप्लीपेट अथॉरिटी। एप्लीपेट अथॉरिटी कौन सी होती है, अगर देखा जाए तो मैं सिंपली आप बार बार यही बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल का अगर लेवल का होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, या स्टेट लेवल का होगा तो स्टेट गवर्नमेंट होगा, ठीक है। मगर इन दोनों से पहले क्या है, सर्टिफाइंग ऑफिसर को इंफॉर्मेशन हो जानी चाहिए। और जब ये 30 डेज के अंदर उनके पास जब रिसीव हो जाएगा, 30 दिन के अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर और एप्लीपेट अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा ये इंफॉर्मेशन, तो वो 7 डेज के अंदर सारा का सारा निर्णय दे देगा, और सारे निर्णय दे करके सारे कॉपीज जो भी निर्णय लिया गया है उसको 7 दिन के अंदर सेंड कर दिएगा विथ कॉपीज टू द ट्रेड यूनियन, टू द एम्प्लॉयर हेड, और टू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हेड, और गवर्नमेंट के पास भी एक कॉपी रहेगी,
ठीक है, तो अपील में ही सिंपल है कि अगर कोई अनसेटिस्फाइड होता है तो वो 30 दिन के अंदर वो अपनी पिटिशंस डाल सकता है, और उस 30 दिन को 30 दिन के अंदर वो डाल देगा, और 30 दिन के अंदर अगर ओके हो जाता है तो ओके है, रेदर देन अगर नहीं ओके है तब क्या होता है कि मैंने 30 दिन के अंदर डाल दिया, उसके बाद अगर ओके नहीं है तो वो 7 डे, जब उसने कॉपी जब रिसीव किया 30 दिन के अंदर जो रिसीव कर लेगा सर्टिफाइंग ऑफिसर, 7 डेज के बाद, 7 डेज के अंदर उसके पास एक सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी पहुंच जाएगी, जिसमें सारी चीजें को देख देख करके उसको मॉडिफिकेशन या उसके निर्णय लिया गया होगा, जो उसके हक में भी हो सकता है और उसके माने उसको डिसएग्री भी कर सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे अपील। पोस्टिंग, नाइन्थ क्या है, सेक्शन 9 में क्या कहता है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन बने हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशन बने हैं, स्ट्रिक्टली रूल और रेगुलेशन बने हैं, उसको क्या है कि पेस्ट किया जाएगा। कहाँ पे पेस्ट पोस्ट किया जाएगा? अब फेसबुक पे तो आप पोस्ट नहीं कर सकते। अगर फेसबुक पे पोस्ट करना होता तो अगर फेस अगर मानो मेरे को आईटी इंडस्ट्री से कोई कन्फ्लिक्शन से, आईटी इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, अगर उसमें मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या है, पूरा आईटी इंडस्ट्री को तो नहीं घसीट दूंगा। वो कहता है कि जहाँ पे उस प्लेस में आपने डालना है, उस नोटिस बोर्ड में डालना है, जहाँ पे एक तो नोटिस बोर्ड में प्रॉपरली एक प्लेस होना चाहिए, पूरे रूल्स और रेगुलेशन का वहां पे पेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि न्यूज़पेपर में भी रखना चाहिए, ताकि रिलेटेड ऑफ द इंडस्ट्री, जो भी उस इंडस्ट्री के रिलेटेड है इंडस्ट्री, उसमें भी पता हो जाना चाहिए कि इस तरह का केस आ सकता है, तो वो भी अपनी चीजों को उस हिसाब से, कंडीशनल हिसाब से वो चेंज कर सके। ठीक है, तो क्या बोलता है पोस्टिंग में, क्या सर्टिफाइड कॉपी जो भी मिलती है वो उसको वर्कमैन का, जहाँ पे उसका टाइमिंग का लिखा होता है, या उसके शेड्यूलिंग का लिखा होता है, या उसका रूटीन का लिखा होता है, ठीक है, वहां पे उस पर्टिकुलर एक प्लेस दिया जाएगा, वहां पे उसको पेस्ट किया जाएगा, जितने भी ड्राफ्ट आए हैं, जितना भी हमने जो ड्राफ्ट किया है या इंस्टीट्यूशन ने उसको करते रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, वो एक पर्टिकुलर नोटिस बोर्ड में होना चाहिए। और वो भी इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश है, इंग्लिश में कंपलसरी होता है, और रीजनल लैंग्वेज में होता है। अगर मान लीजिए मैं तमिल में रहता हूँ, मैं तेलुगु मतलब तमिलनाडु में रहता हूँ, तो तमिल मेरी कहते मातृभाषा हुई, तो ठीक है, तो मैं तमिल बोल रहा हूँ तो तमिल लैंग्वेज में भी होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आजकल तो है कि हिंदी को भी कंसिडर किया जाता है, बट हिंदी को काफी लोग नहीं जान पाते, मतलब साउथ में तो लोग नहीं जान पाते हैं, तो इसीलिए उनके रीजनल लैंग्वेज में अपडेट किए जाते हैं। ठीक है, तो पोस्टिंग में यही कहता है कि आपको कोई भी आपका कहते जो रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया है, या स्टैंडिंग ऑर्डर कुछ भी है, या कोई भी कंपल्सरी जो है चीजें जो करनी ही करनी है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय वो मानना ही मानना है, वो क्या करेगा कि जो भी आपका प्रोसेस माने ओके होने के बाद वो नोटिस बोर्ड में पोस्ट करेगा ही, ही करना है। ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो उस पे फिर केस, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन पे केस हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर ड्यूरेशन के सेक्शन 10 में क्या कहता है कि ऑर्डर में भी मॉडिफाई बाय, ऑर्डर कौन, अगर कुछ भी जो मॉडिफाई कुछ भी बनाया है, ठीक है, वो क्या कैसे कब होगा, या कल तक किसने कौन उसको चेंज कर सकता है, कौन मॉडिफाई कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि ऑर्डर में भी मॉडिफाई बाय एम्प्लॉयर एंड वर्क। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर भी कर सकता है और वर्कमैन भी कर सकता है। अगर मेरे को, मैं एक एम्प्लॉय, मतलब मैं एक लेबर हूँ सब मान लीजिए, या एक मैं वर्कमैन हूँ, मुझे कुछ कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं अपने डायरेक्टली किसको कह दूंगा कि भैया एम्प्लॉयर को बोलूंगा कि एम्प्लॉयर ये ठीक नहीं है, इसको चेंज कीजिए। अगर वो चेंज नहीं करता है देन आगे मैं प्रोसेस करूँ। ठीक है, दूसरा होता है कि एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की कुछ चीजें होती है, ट्रेड यूनियन के पास भी होती है, तो एम्प्लॉयर भी चेंज कर सकता है और ट्रेड यूनियन भी उसको मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर वर्कमैन एम्प्लॉयर, बट इसमें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं करेगा, याद रखिएगा, इसमें गवर्नमेंट इस चीज को चेंजिंग नहीं करेगा। गवर्नमेंट कब चेंज करेगा? जब वर्कमैन, ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉय तीनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तब गवर्नमेंट इसको चेंज कर देगी। ठीक है, मॉडिफिकेशन का समय क्या है? आफ्टर 6 मंथ। बोलते हैं ना कि आफ्टर 6 मंथ, क्यों बोला जाता है? क्योंकि बोलते हैं कि कोई भी रूल्स और रेगुलेशन चलता है तो उसको 6 महीने का टाइम लगता है उसको ठीक करने के लिए। जैसे कि हम लोग, अगर मैं डिवोर्स की बात करूं, डिवोर्स जब करते मैरिज होता है तो लोग डिवोर्स करते, तो उसमें जज भी बोलता है ना कि कहते 6 महीने के लिए, 6 महीने के में आप दोनों को एक एक दूसरे के साथ रहना होगा। एक दूसरे के साथ रहोगे तो
जो भी कन्फ्लिक्शन है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज की दिक्कत है तो वो 6 महीने के अंदर ही रिजॉल्व हो जाएगी, तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको डिवोर्स मिल जाएगा। तो वही चीजें होती है, 6 महीना इसलिए रखा जाता है ताकि रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन हो सके, ठीक है। ये चीज है। और दूसरी चीज है कि मॉडिफिकेशन जो भी होगा उसकी 5 कॉपीज भेजी जाएगी, 5 कॉपीज, माने डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास। ट्रेड यूनियन का होगा, ट्रेड यूनियन फिर तो ऐसा नहीं कि ट्रेड यूनियन ने कद मॉडिफाइड किया तो कदर सिर्फ ट्रेड यूनियन के पास ही रहेगा या वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को डायरेक्टली रिपोर्ट करना है। वो क्या है कि सबको भेजेगा, चाहे एम्प्लॉयर को हो या कहते एम्प्लॉइज के हेड को हो या कहते गवर्नमेंट को या सर्टिफाइंग ऑफिसर को, सबके पास वो भेजेगा, ठीक है, मॉडिफिकेशंस के लिए कि ये चीजें हैं, ठीक है। हाँ। अब क्या है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड एप्लीकेट अथॉरिटी हैव अ सिविल कोड पावर। उनके पास एक है कि पावर होती है, सर्टिफाइंग ऑफ अथॉरिटी और एप्लीकेट अथॉरिटी कौन होती है? ये आपको मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उनका सिविल कोड पावर होती है कि अगर कोई चीज है, अगर किसी चीज को मॉडिफाई करना है तो वो इजिली करते मॉडिफाई कर सकता है पूरे कंसीडर को लेकर के, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि कहते किसी ने कुछ डाला नहीं और फिर वो मॉडिफिकेशन हो रहा है, नहीं। हाँ, रिलेटेड अगर लगे कि कहते हैं हाँ होनी चाहिए तो होनी चाहिए। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो एक तो आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोरोना के केस में आप लोगों को पता है कि बैंक में बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग काम करते हैं, ठीक है। उनको क्या है कि सिस्टम चलाना नहीं है, तो एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया गया कि अब जो भी काम होगा वो आपका क्या है कि सारा सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम बेस्ड है। तो उनको उस बुजुर्ग लोगों से को क्या है कि 6 महीने तक बहुत दिक्कत हुई, मैंने उनको दिक्कत हुई, मगर धीरे 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 पूरी चीजें रिजॉल्व हो गई। तो यही चीज हुई इन सब चीजों में। तो वो बोलता है कि 6 महीने के अगर आपने मॉडिफिकेशन कुछ भी करना है कोई बात नहीं, आप कीजिए मॉडिफिकेशन कीजिए, मगर 6 महीने का आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर अडॉप्ट कर लिए तो अडॉप्ट कर लिए आप, देन आप आपसे पूछा जाएगा कि आप सेटिस्फाइड हैं। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं या एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है तो कहते हैं उसको लागू कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे का है सेक्शन 10A। सेक्शन 10 में क्या था, ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। 10A में क्या कहता है कि अगर वर्कमेंट सस्पेंडेड, अगर किसी वर्कमेंट सस्पेंडेड है या इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है, नो शैल ही शैल बी पेड। मतलब कहता है किसी एम्प्लॉय को या किसी वर्कमैन को करते हटाया गया हो, सस्पेंड कर दिया गया क्या, या कुछ अमाउंट उसको पेंडिंग बाकी है, तो क्या है कि जो एम्प्लॉयर है वो उसको पे करेगा अमाउंट 50% अमाउंट कब तक पे करेगा? 90 डेज तक पे करेगा। 50% ऑफ द वेजेस 90 डेज तक का पे करेगा, ठीक है। रैदर जब करते उसको तभी भी वो रिजॉल्व नहीं होता है, देन उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 75% रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है उसका 75% सस्पेंशन की सस्पेंशन तक उसको पे कर देगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपया था, मान लो 100 रुपया था, तो मैंने 50 रुपये डेली वेजेस दिया, 90 दिन तक दिया, ठीक है। मेरा 50 रुपये बच गया, ठीक है। अब वो सस्पेंशन का अगर अभी ये 3 महीना हो गया, 3 महीने के बाद अगर वो मान लीजिए कि तीन तीन महीना और रहा, ठीक है, तो 3 महीना और उस इंस्टीट्यूशन में था, तो ये 50% का जो होगा, ये फिर उसको ये तो 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर जो रिमेनिंग अमाउंट है इसका 75% उसको मिलेगा जब तक वो सस्पेंशन का नहीं है, तो मतलब 175% उसको मिलेगा, ठीक है। और अगर गलती से भी अगर वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर 1947 के अंदर चला गया तो वो लेबर कोर्ट में घसीट दिया जाएगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर की गलती हुई तो एम्प्लॉयर का क्या है, रेपुटेशन चला जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा रेपुटेशन मार्केट में। और एम्प्लॉय का क्या होता है, एम्प्लॉय पे इम्पैक्ट होता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडिंग ऑर्डर सिर्फ एम्प्लॉयर पे लागू होता है, एम्प्लॉय पे भी लागू होता है, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड अलाउंसेस क्या कहता है कि कोई भी वर्कमैन या किसी भी कोई भी एम्प्लॉय को अगर सस्पेंड किया जाता है या किसी चीज की करते वो अनसेटिस्फाइड होने के बाद कोई सुनवाई नहीं है और उसके पे बोलते हैं ना कि दुशासन किया जाता है, तो उस समय में अगर वो डाल देता है कोर्ट्स में तो उसको 50% ऑफ वेजेस देना पड़ेगा 90 डेज तक। और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, रिमेनिंग अमाउंट जो बचा था मेरा 3 मंथ का, उसका 75% उसको सस्पेंशन के समय में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है पेमेंट ऑफ अलाउंसेस। अब आते हैं हम सेक्शन 13, जो कि लास्ट लास्ट सेक्शन है, एम्प्लॉय
इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का। ठीक है। अब है पेनल्टी एंड प्रोसीजर्स, कि अगर कोई एम्प्लॉयर फेल होता है तो सबमिट द ड्राफ्ट। अगर मान लीजिए कि 6 महीने का मेरे को बोला गया था कि कोई भी ड्राफ्ट आपने बनाया है, कोई भी ड्राफ्ट आपने बनाया है, तो वो क्या है कि एम्प्लॉयर क्या है कि 6 महीना लेगा उसको क्या करने में, 6 महीना मतलब बनाने में लगता है या रिव्यू करने में हो गया। 6 महीने के अंदर अगर वो सबमिट नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है ड्राफ्ट, तो 5,000 रुपये उसको जुर्माना लगेगा। ठीक है। और जितना 5,000 रुपये तो वो 6 महीने का लग गया, उसके आफ्टर अगर जितना दिन बढ़ता जाएगा तो 200 पर डे के हिसाब से उसको जुर्माना लगेगा। ठीक है। अगर एम्प्लॉय कंट्रीवेंशन है तो उसका 100 रुपये का दे जुर्माना लगेगा, और उसके बाद 25 रुपये पर डे लगेगा। मतलब 6 महीने तक का 100 रुपये लगेगा, और उसके बाद जितना दिन एक्सटेंड होगा 25 रुपये उसका एवरीडे लगेगा। ठीक है। तो ये है हमारा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 19 एम्प्लॉयमेंट सॉरी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। ठीक है। तो यही है, अब हमने इस वीडियो में देख लिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, हमने सारे सेक्शंस को देखे। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, और कमेंट, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।